Hello, good morning students. In our previous lecture we have discussed about entropy and spontaneity in terms of entropy. कल एंट्रोपी से कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है मैंने वो आपको समझाया था। अब कल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे डिसाइड किया था तो एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना होता था, फिर एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स भी कैलकुलेट करना होता था। यानी कि हमको 2 बार कैलकुलेशन करना था। सराउंडिंग्स का एंट्रोपी हमने कैलकुलेट किया, सिस्टम का एंट्रोपी हमने कैलकुलेट किया और देन आफ्टर सराउंडिंग प्लस सिस्टम यानी कि डेल्टा एस टोटल। सराउंडिंग प्लस सिस्टम यानी कि डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट किया था। फिर डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करने के बाद उसका जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 आता था यानी कि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है तो आवर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0 that reaction will be non-spontaneous, and if delta S total is equal to 0 तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों इक्विलिब्रियम में है। ये प्रेडिक्शन हमारा था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि इतना सारा मेहनत क्यों किया जाए, यानी कि सिस्टम का फाइंड करो फिर सराउंडिंग का फाइंड करो फिर दोनों का क्या टोटल करो, तो कोई वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर और एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, और जो और एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ वो कौन सा, तो वो गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी या और जी, अभी तो डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल है जी। यहाँ पे एक्चुअली दिस फंक्शन इज फ्री एनर्जी, बट ये गिब्स मैंने क्यों लगाया, तो बट ऑब्वियस फंक्शन किसने दिया होगा, तो गिब्स साइंटिस्ट का नेम है। तो गिब्स की याद में इस फ्री एनर्जी को हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी जी, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये आपको नीट के पेपर में ना दिखे, JEE के पेपर में ना दिखे, बोर्ड के पेपर में ना दिखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 12th के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल काइनेटिक, फिर आएगा अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, तो ये सारे चैप्टर के अंदर जी होता ही है। तो अगर डेल्टा जी के बारे में आप नहीं जानते हो तो आपका केमिस्ट्री पूरा बेकार है। सो आज आप बड़े ध्यान से इसको समझना कि ये जी यानी कि फ्री एनर्जी, वैसे वर्ड से ही पता चल जाता है फ्री एनर्जी। कोई रिएक्शन होगा और वो एनर्जी फ्री करता है तो वही एनर्जी को हम अपने वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। तो कहीं कोई रिएक्शन से एनर्जी मिल रहा है आपको, कोई रिएक्शन से क्या मिल रहा है, एनर्जी, तो वो एनर्जी हम अपने वर्कआउट के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये स्क्रीन आपको दिखता होगा ना यहाँ तक का, तो सपोज आपने एक बैटरी बनाया, ठीक है, देखो बैटरी बनाने के लिए मुझे 2 वेसल चाहिए। इन 2 वेसल में अगर मैंने सपोज यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया
और यहाँ पे जिंक का प्लेट डाल दिया। यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें मैंने कॉपर का प्लेट रख दिया। तो ये कॉपर प्लेट है, जिंक प्लेट है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो आई हैव टू डिफरेंट सॉल्यूशन हैविंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे ये जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है। तो इन दोनों को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया एक वायर से, कितना सिंपल अरेंजमेंट है देखो कि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड, दोनों को मैंने एक कनेक्टिंग वायर से सिर्फ कनेक्ट किया है, कुछ नहीं किया है, कनेक्ट किया है, लेकिन इसके अंदर रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा है तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ये लूज करेगा तो ये रिसीव करेगा, और ड्यू टू दैट यहां से उसने लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। तो एक कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ इधर। अब ये वाले रिएक्शन से एनर्जी फ्री हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो मिला। उसी इलेक्ट्रॉन फ्लो को आप करंट बोलते हो, और वही करंट को आप यूज करते हो, चाहे टॉयज हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हम बैटरी यूज करते हैं। तो बैटरी के अंदर जो फ्री एनर्जी मिला वो हमने वर्क में कन्वर्ट किया। तो ये वाले रिएक्शन से एनर्जी फ्री हुआ, वो एनर्जी को हमने अपने वर्क में यूटिलाइज किया। तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी। दैट टाइप ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फ्री एनर्जी, जो कि हम अपने वर्कआउट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री एनर्जी यानी क्या, तो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो फ्री एनर्जी। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the maximum amount of energy available to a system during a process। कोई प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, तब जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, दैट इज फ्री एनर्जी। देखो मैंने अभी एक प्रोसेस किया था, मैंने बैटरी बनाया था। प्रोसेस में यहाँ पे जिंक था, यहाँ पे कॉपर था, दोनों को कनेक्ट किया, उन दोनों के बीच में रेडॉक्स हुआ, और वो रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से एनर्जी फ्री हो गया, एनर्जी फ्री हो गया, एनर्जी मिला, और उसी एनर्जी को हम अपने वर्क करने के लिए यूज करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ एनर्जी, दैट टाइप ऑफ रिलीज्ड एनर्जी during the process is called free energy. So in other word, we can say that here it is the measure of the capacity of a system. It is the measure of the capacity of a system to do useful work. तो यहाँ पे जो एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो एनर्जी फ्री होता है उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जी। तो आई थिंक आपको समझ में आया है। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है जी, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है H माइनस TS। 5 टाइम मेमोराइज करो, आप आंख बंद करो, आंख बंद करके मेमोराइज करो कि G इज इक्वल टू H माइनस TS। किया मेमोराइज? G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो G कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए हमें कौन कौन से फंक्शन की वैल्यूज की जरूरत है। तो यहाँ पे H यानी कि एंथैल्पी, H का मतलब क्या है बच्चों, एंथैल्पी। T क्या है, टेम्परेचर, ब्राइटनेस करियो तो, और S क्या है,
तो एंट्रोपी। तो यहां पे S यानी एंट्रोपी, T यानी टेम्परेचर और H यानी एंथैल्पी। तो H माइनस TS। अगर हमारे पास एंट्रोपी का वैल्यू है, टेम्परेचर है और एंथैल्पी भी है, तो हम ये तीनों फंक्शन की हेल्प से G को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे मुझे चाहिए चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। तो इट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर तो थोड़ी चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब अगर मैंने डेल्टा G कैलकुलेट कर लिया, तो जैसे हमने एंट्रोपी से कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं उसको प्रिडिक्ट करते थे, वैसे ही फ्री एनर्जी की वैल्यू से कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर डेल्टा G का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो देयर आर अगेन 3 पॉसिबिलिटीज। तो डेल्टा G का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव आ सकता है। यहाँ पे डेल्टा G का वैल्यू 0 आ सकता है या लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ सकता है, और डेल्टा G का वैल्यू जो है वो 0 भी आ सकता है। तो यहां पे इफ डेल्टा G ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G ग्रेटर देन 0 नहीं आना चाहिए, हालांकि एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 आना चाहिए था और डेल्टा G लेस देन 0 होना चाहिए। तो याद करो स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। स्टेटमेंट क्या था कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। सो इंक्रीज इन एंट्रोपी इज क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी। वैसे ही डेल्टा G का वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए। तो अपना सेकेंड स्टेटमेंट था कि इन ऑल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज डिक्रीजेस। एंट्रोपी इंक्रीजेस, फ्री एनर्जी डिक्रीजेस, यानी कि फ्री एनर्जी डेल्टा G लेस देन 0 आता है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस यानी कि अगर ऑन इट्स ऑन। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन अकर्स ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप होते हैं। तो वो कब अपने आप होते हैं? कोई रिएक्शन को लेके मुझे प्रिडिक्ट करना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो उसके लिए मुझे डेल्टा G कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका जो भी वैल्यू मिलता है वो ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो लेस देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर वो 0 है, डेल्टा G 0 है, तो रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। अब इसको कोई प्रैक्टिस सम से हम समझते हैं कि कैसे ये प्रिडिक्शन होता है डेल्टा G का। तो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलो एक प्रॉब्लम लिख दे, यहाँ पोज कर ही दे, प्रॉब्लम लगता है नहीं दे। ओके स्टूडेंट्स, गिव्स फ्री एनर्जी जो है
उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको ये प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। चलो, तो आपके सामने प्रॉब्लम है, फ्रॉम द गिवन डेटा मेंशन which of the following reaction will occur on at 298 Kelvin। आपको स्क्रीन पे आई थिंक क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास यहाँ पे रिएक्शन X है और रिएक्शन Y है, जो कि हमको डिसाइड करना है कि ये दोनों रिएक्शन में कौन सा स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, रिएक्शन X के लिए सबसे पहले मुझे डेल्टा G कैलकुलेट करना है। चलो फॉर्मूला बोलो तो सब बच्चों, डेल्टा G कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। यहां पे डेल्टा G के लिए डेल्टा H रिएक्शन X के लिए है 52 किलो जूल है और ये जूल में है। तो जूल और किलो जूल, या तो आप जूल को किलो जूल में लेके जाओ और या तो आप किलो जूल को जूल में लेके जाओ, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पे जूल या तो किलो जूल को हम कन्वर्ट करेंगे, तो किलो जूल को ही कन्वर्ट कर देते हैं कि 52,000 जूल हो गया, माइनस टेम्परेचर 298 केल्विन और चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S 958। सो गाइस 52,000 माइनस 298 इंटू 958, 298 इंटू 958, तो उसका वैल्यू होगा, कैलकुलेटर, 298 इंटू 958, तो वैल्यू निकलेगा 285,484। ठीक है, तो यहाँ पे 285,484 माइनस 5200 तो आपका आंसर निकलेगा -233,484, यानी कि ये जूल में आंसर आया आपका। तो आंसर -233.848 जूल आता है। अगर आप किलो जूल में जाते तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, ये जूल में आपका आंसर आ गया। डजंट मैटर whatever the answer here, I need sign of answer। यहाँ पे आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो मैटर करता है। अब आपका वैल्यू नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया बोलो, तो यहाँ पे वैल्यू है नेगेटिव। सो अवर डेल्टा G लेस देन 0, यानी कि रिएक्शन X इज स्पॉन्टेनियस। ये कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस, जो कि खुद होगा, हमको इसकी जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन हम नहीं करवाएंगे, ये अपने आप हो जाएगा, हमारी जरूरत इसको नहीं है। चलो रिएक्शन Y कैसा है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसको डिसाइड कैसे किया जाए। तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ पे डेल्टा H उसका वैल्यू है -60 किलो जूल पर मोल, माइनस T डेल्टा S टेम्परेचर 298। इस बार हम किलो जूल का किलो जूल में रखते हैं, जूल को किलो जूल में लेके जाते हैं। चलो, तो यहाँ पे -298 और फिर -65 एंट्रोपी, वो भी जूल में है, तो डिवाइडेड बाय आप
1000 कर दो ताकि किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे -60 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 298 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 1000 करके दो। तो 90 पॉइंट -60 प्लस 90.37 इसका आंसर है। तो यहाँ पे तो आंसर मिला मुझे -40.63, यानी कि वैल्यू प्लस मिला या माइनस। तो अगेन डेल्टा जी लेस देन 0 हियर, हेंस द रिएक्शन Y is also non-spontaneous. It is also non-spontaneous. So guys, with the help of delta G, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस उसको कैसे डिसाइड किया जाता है। आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेल्टा जी का वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर ये नेगेटिव आता है यानी डेल्टा जी डिक्रीज होता है तो रिएक्शन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस होगा। इफ डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आता तो रिएक्शन आपका कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मूव होते हैं। हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 स्टूडेंट्स। The changes in enthalpy and entropy for a reaction P plus Q gives R plus S at 320 Kelvin, temperature of 170 kilojoule and 26 joule per Kelvin. So will this reaction be spontaneous? Why? यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन लिया कि ऐसे क्वेश्चंस देते कि will this reaction be spontaneous or non-spontaneous? तो आपको कैसे डिसाइड करना है स्पॉन्टेनियस है या नहीं। सो यहाँ पे गाइस आपको अगेन डेल्टा जी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आपके पास एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच आपके पास है 170 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर आपको दे दिया गया है 320 और एंट्रोपी चेंज जो की है ये अगेन 26 जूल पर केल्विन है। तो यहाँ पे इस 26 जूल पर केल्विन, तो जूल को मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि ये किलो जूल है तो आपको कन्वर्जन चाहिए ही चाहिए। तो ये गया, चलो 170 माइनस 32 इंटू 26/100 कर दो। (32 × 26) 910/100। तो 170 माइनस 9.1, तो आपका आंसर बट ऑब्वियस पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आया। तो अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो हेंस दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा रिएक्शन है ये, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि उसका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2। यहाँ पे प्रॉब्लम 3 हो गया। तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ A2, B2, AB3 आर these 60, 40, 50 जूल पर केल्विन पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि विच टेम्परेचर या व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, हमको ये कैलकुलेट करना है।
अब यहाँ पे आपके पास है स्टैंडर्ड एंट्रोपी, ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। आपके पास है स्टैंडर्ड एंट्रोपी यानी कि S नॉट। स्टैंडर्ड एंट्रोपी स्टैंडर्ड होता है तो ये लेबल यहाँ पे ये सबस्क्रिप्ट आपको लगाना होता है, वो नॉट वाला। तो S नॉट ऑफ A2, S नॉट ऑफ B2 स्टैंडर्ड एंट्रोपी है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी A2 B2 या AB3 के लिए दिया गया है। तो A2 B2 AB3 का A2 का स्टैंडर्ड एंट्रोपी है 60 जूल पर केल्विन, B2 का है 40 जूल पर केल्विन और AB3 का है 50 जूल पर केल्विन। तो यहां से मुझे ये वाले रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज सॉरी निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज तो वो कैसे निकलता है? तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी कोई केमिकल रिएक्शन के लिए आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो समझते हैं। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे प्रोडक्ट AB3 है, प्रोडक्ट AB3 एंट्रोपी ऑफ AB3 माइनस एंट्रोपी ऑफ A2 हाफ प्लस 3/2 एंट्रोपी ऑफ B2 आपको लिखना है। सो यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ AB3 कितना है? तो AB3 के लिए 50 जूल पर केल्विन है। A2 का एंट्रोपी जो है 60 है और B2 का जो एंट्रोपी है वो है 40। तो ये 50 माइनस 30 प्लस 20 यानी कि 60, ये 20 into 360। So 50 minus 30 plus 60 90। So यहाँ पे माइनस 40 जूल पर केल्विन, ये हो गया अपना चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S नॉट। अब वी हैव डेल्टा H नॉट, चेंज इन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एंजॉय हो कि चले गए हो सब? ओके तो ये स्टैंडर्ड 50 माइनस 90 यानी कि माइनस 40 जूल पर केल्विन। यहाँ पे मेरे पास डेल्टा H नॉट माइनस 30 है। सो मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा G, डेल्टा H माइनस T, डेल्टा S। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सॉरी, कि व्हाट टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब इक्विलिब्रियम आता है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इफ डेल्टा G लेस देन 0 द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा H ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। बट अगर डेल्टा G 0 है, 0, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। सो यहाँ पे डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और वो भी कौन सा टेम्परेचर? तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करता है। तो इफ इक्विलिब्रियम इज देयर देन डेल्टा G इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S।
सो T डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा H, सो टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट, यहाँ पे सब स्टैंडर्ड है, तो अपॉन डेल्टा S, डेल्टा H नॉट अपॉन डेल्टा S, यहाँ पे डेल्टा H कितना है तो -30 किलो जूल है, सो 30,000 जूल होगा, और एंट्रोपी -40 जूल है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आपका आंसर 3000/4, सो योर आंसर इज हियर 750 केल्विन, 750 केल्विन टेम्परेचर। सो आपका आंसर क्या आने वाला है 750 केल्विन टेम्परेचर। फिर से एक बार समझो क्वेश्चन को कि स्टैंडर्ड एंट्रोपी आपको दिया गया था A2, B2 और AB3 का, तीनों की स्टैंडर्ड एंट्रोपी हमारे पास है। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, कौन से टेम्परेचर पे सिस्टम में इक्विलिब्रियम होगा। सो जब रिएक्शंस ऐसे देते हैं रिएक्शन, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे हमको ये वाले रिएक्शन के लिए चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। सो समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट आपको लेना है। सो समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट AB3 माइनस A2 B2 है, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मैंने किया, सो उससे मुझे -40 जूल पर केल्विन स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी मिल गया। अब इसके बाद मेरे पास स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी था, वो है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कैसे डिसाइड करोगे, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G 0 होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको मिलता है 750 केल्विन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉल्व करने वाले हैं हम आज। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिक्विड वाटर आर 124.52 -394.38 एंड -237.13 किलो जूल पर मोल है। फाइंड द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कब से हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे थे कि जहां पे हमारे पास एंथैल्पी चेंज था, हमारे पास टेम्परेचर था, हमारे पास एंट्रोपी था, तब हमने फॉर्मूला यूज किया था डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, क्योंकि डेल्टा H डेल्टा S था हमारे पास। अब यहां पे केमिकल इक्वेशन है मेरे पास, ये जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन दिया गया है और अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मुझे गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो केमिकल रिएक्शंस में गिब्स का फ्री एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझते हैं। यहाँ पे मुझे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है। बच्चों स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो जब भी कोई चीज स्टैंडर्ड होती है तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट आपको डालना होता है नॉट। मैं ऐसे रीड करती हूँ उसको कि डेल्टा G नॉट, तो डेल्टा G नॉट ब्लर થઈ ગયું પરથી તો એને હલાઈશ તો નેટવર્ક ઇશ્યુ છે। એનીવે ડેલ્ટા G નોટ કેને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, कैसे कैलकुलेट करोगे डेल्टा G नॉट, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास H2O है और H2O का स्टैंडर्ड फॉर्म लिक्विड है और H2O स्टैंडर्ड लिक्विड का फ्री एनर्जी है, तो सिंबल कैसे लिखते हैं, तो ये डेल्टा G स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ H2O लिक्विड ऐसे लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो मुझे ऐसे लिखना है, देखो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा G स्टैंडर्ड है
किसका है? तो C6H6 लिक्विड का है। फिर मेरे पास डेल्टा G नॉट CO2 गैस का भी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। फिर मेरे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा G वाटर H2O लिक्विड का भी है। चलो तीनों का मेरे पास है, कितना है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे बेंजीन के लिए है 124.52 kJ पर मोल। फिर यहाँ पे है -394.38 किलो जूल पर मोल। और फिर यहाँ पे है -237.13 किलो जूल पर मोल। इतना है मेरे पास। अब मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? तो डेल्टा G नॉट फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा